नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर दौरे पर। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने की अगवानी। राष्ट्रपति करेंगे गीता प्रेस के शताब्दी समारोह का शुभारंभ तो गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जन समस्या निस्तारण के दिए निर्देश। गैर जिम्मेदार अधिकारियों की लगाई गई क्लास। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा पर संतों का संग्राम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोका। अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। चित्रा गोकुलपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट। हमले में घायल पूर्व प्रधान की इलाज के दौरान मौत। नाराज परिजनों और समर्थकों ने शव रखकर लगाया जाम। कानपुर हिंसा के बाद उपद्रवियों पर सख्त एक्शन। 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तक कुल 36 लोगों की हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में गोरक्ष नगरी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ये तीसरा मौका है जब रामनाथ कोविंद गोरखपुर आए हैं और इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में गोरखपुर आए थे। इस दौरान राष्ट्रपति गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही गोरखनाथ मंदिर जाकर गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में जनसुनवाई की। आपको बता दें कि गोरखपुर में पहुंचे सीएम योगी ने आमजन की समस्याओं को सुना और उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। तो वहीं गैर जिम्मेदार अधिकारियों की क्लास भी लगाई गई। यूपी में लोकसभा उपचुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव के 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम का ऐलान हुआ। रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा उपचुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा ने कर दिया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव के नाम का ऐलान हुआ है, तो वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा उपचुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम का ऐलान हुआ है और रामपुर से घनश्याम लोधी के नाम का ऐलान किया गया है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। अमरीश, विस्तार से इस खबर पर अपडेट्स हमारे साथ साझा करें। बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल भारती, निश्चित तौर पर बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, दोनों ही सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के 2 बड़े चेहरे यानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव 2019 में जीते थे, तो रामपुर से आजम खान, ये 2 वो बहुचर्चित सीटें हैं जिस पर पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से ही ये चर्चा है कि आखिर इन सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी किन उम्मीदवारों को उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 चेहरों का ऐलान किया है। आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल निरहुआ जो कि भोजपुरी सुपरस्टार हैं। दूसरा नाम है रामपुर से जिनको उतारा गया है पूर्व सपा एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी, जिन्होंने जनवरी 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। एक ऐसा समय था जब ये घनश्याम सिंह लोधी आजम खान के सबसे करीबियों में माने जाते थे, लेकिन जनवरी 2022 में समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का इन पर आरोप लगाया था और उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। समाजवादी पार्टी ने भी जिस चेहरे को आजमगढ़ से उतारा है, उनका जो नाम है वो बहुत बड़ा चेहरा थे, पहले बसपा में शामिल बिहारी बाबू, और उन्हीं के बेटे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। फिलहाल ये वो 2 चेहरे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल निरहुआ और घनश्याम लोधी ने जो है दांव लगाई है। रामपुर की जो सीट है वो आजम खान की, आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव की थी। विधानसभा चुनावों की बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। 10 की 10 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन अब उपचुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर है कि आखिर कौन सी पार्टी जीती और किसकी प्रतिष्ठा जो है वो आगे आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इन 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और समाजवादी पार्टी भी फिर से इन दोनों सीटों को अपने पक्ष में करना चाहती है। हालांकि मायावती ने भी आजमगढ़ से मुस्लिम बड़ा चेहरा गुड्डू जमाली पर जोर लगाया है और उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि गुड्डू जमाली अगर मुस्लिम वोट बैंक खींचते तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट जो है वो काफी परेशान वाली होने वाली है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की आजमगढ़ सीट थी जिस पर लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव ने लड़ा था। अब 2 चेहरे दिनेश लाल यादव और जिनको निरहुआ के नाम से लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और दूसरा घनश्याम सिंह लोधी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। भारतीय जी अमरीश, जैसा कि आपने बताया कि काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, लेकिन ये भी बताएं कि बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा इन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करना, क्योंकि सामने भी दिग्गज ही हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय बहुत अच्छा प्रश्न। दिनेश लाल यादव निरहुआ 2019 में अखिलेश यादव के ही सामने खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में, लेकिन आजमगढ़ की जो सीट है वो सपा की सीट मानी जाती है। बड़ा चेहरा थे रमाकांत यादव, 14 में मुलायम सिंह यादव के लिए अपनी सीट को छोड़ा था और मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ और मैनपुरी से दोनों जगह से चुनाव जीता था और मैनपुरी की सीट उन्होंने बाद में छोड़ी थी और आजमगढ़ के सांसद थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ गए और मुलायम सिंह फिर से अपनी पुरानी सीट मैनपुरी पर चुनाव लड़े। अब आजमगढ़ की सीट जितनी प्रतिष्ठा वाली समाजवादी पार्टी के लिए उससे कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो ये है कि सपा के तिलिस्म को भेदना, क्योंकि आजमगढ़ में जिस तरीके से बैकफुट पर गई थी विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट हारी थी। ये लोकसभा उपचुनाव से वो अपने जख्म पर मरहम लगाने के लिए ही उसने दिनेश लाल यादव को फिर से खड़ा किया है। हालांकि सपा की सीट है, दिनेश लाल यादव के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी भी आजमगढ़ और रामपुर में किसी भी तरीके की गलती या किसी भी ऐसे चेहरे को उतारने की कोशिश नहीं करेगी जिससे कि चुनाव उनके हाथ से जाए। रामपुर से जरूर इस वक्त जो बात चली वो ये है कि आजम खान की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी ये तंजीम फातिमा का जो नाम है वो सपा ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन आजम खान से जिस तरीके से सर गंगाराम अस्पताल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी से 3 दिन पहले मुलाकात की, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आजम खान जिस चेहरे को कहेंगे रामपुर में, सपा प्रमुख उसी पर दांव आजमाएंगे। जी अमरीश, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो 2 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं,
इनमें अगर बात की जाए तो वो कौन से जनता के हित के मुद्दे होंगे जिन्हें भुनाने की कोशिश करेंगी पक्ष और विपक्ष दोनों ही? देखिए, अगर रामपुर सीट की बात करें तो जयाप्रदा यहाँ से सांसद रह चुकी हैं रामपुर से। अब जयाप्रदा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ करती थी, बल्कि समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी जी। अमर सिंह से कुछ वाद विवाद के बाद जब अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की रुख किया था, उस वक्त जयाप्रदा भी अमर सिंह के साथ गई थी। पर तभी से ये जो सीट है समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी वाली रही है। लेकिन आजम खान एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, रामपुर में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। और आजमगढ़ की जो दूसरी सीट है जिस पर मुलायम सिंह यादव कभी सांसद थे और आज अखिलेश यादव हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अच्छा खासा काम कराया। और इसी का ये नतीजा है कि 10 की 10 जो विधानसभा सीटें उस पर आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी के नाम पर मुहर लगाई थी। और रामपुर में भी आजम खान और उनके पुत्र दोनों ही इस वक्त विधायक हैं। और रामपुर सीट आजम खान ने छोड़ी है विधानसभा चुनावों में। और इस लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखेगा कि आजम खान जो कि पिछले 27 महीनों से जेल में बंद थे और अभी कुछ दिनों पहले वो बेल पर रिहा हुए हैं, तो अब देखना ये है कि रामपुर की जनता अभी भी क्या वो विश्वास आजम खान पर दिखाती है या बीजेपी रामपुर में भी कुछ ऐसा कार्ड खेलेगी जिससे कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को भी इन 2 सीटों पर अपने वर्चस्व को बचाने की जंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अमरीश। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में दलित चेहरे पर दांव खेला है। सपा ने आजमगढ़ से सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाया। बताया जा रहा है कि सुशील आनंद बामसेफ के संस्थापक सदस्यों में से रहे बलिहारी बाबू के बेटे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। हालांकि उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वहीं बलिहारी बाबू ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। लंबे समय तक बामसेफ और फिर बसपा के साथ रहे थे, लेकिन कोरोना काल में उनका निधन हो गया था। समाजवादी पार्टी ने इसे देखते हुए दलित दांव खेला, क्योंकि मायावती ने अपना पूरा जोर मुस्लिम चेहरे गुड्डू जमाली पर लगाया हुआ है। स्वागत है। यूपी के बदायूं में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों के फोल्डर्स का विमोचन किया। साथ ही केंद्र सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर उनके सांसद संघमित्रा मौर्य और विधायक उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कहा कि दिल्ली सरकार में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, जिला प्रभारी, सांसद जी, माननीय मंत्री मोदी ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जो हर जिले में 75 अमृत सरोवर खुदवाने का जो काम किया है, उस योजना की मैंने बात की। लेकिन आपने जो संज्ञान में लाए हैं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप बताए हैं तो मैं उसकी चर्चा जानकारी करता हूँ और जानकारी करके अगर इस प्रकार की चीजें नहीं है तो निश्चित संज्ञान में लाई जाएंगे और उसका करेंगे। और ज्ञान वापी मंदिर के विषय में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है, सर्वे में तथ्य निकलकर सामने आए हैं, मुझे लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए ज्ञानवापी जाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ से बाहर निकलने से रोक दिया। इससे नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मठ के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हम दर्शन पूजन नहीं कर लेते तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और अपने शिष्यों संग ज्ञानवापी रवाना होने की जिद पर अड़ रहे। साथ ही उन्होंने अदालत में विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की याचिका दाखिल करने की भी बात कही। इधर एसपी भेलुपुर, एसीपी भेलुपुर, एसीपी सुरक्षा, एसीपी दशाश्वमेध सहित कई फोर्स के साथ
LIU और PSC के जवान तैनात हैं। एक व्यक्ति जा रहा है तब भी हमको रोक लगाई जा रही है। भारत देश में सनातन बना ले इतना उत्तर प्रदेश में प्रकट होकर के दर्शन। कानपुर में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। 3 FIR दर्ज की गई, जिनमें 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर रात भर यतीम खाना की सड़क पर पुलिस कमिश्नर और DM ने फ्लैग मार्च किया। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर हाई लेवल मीटिंग के बाद ये आदेश दिया है। आपको बता दें कि 3 जून को बेकनगंज इलाके में यतीम खाना बाजार में जुम्मे की नमाज के बाद करीब 1000 लोगों ने 5 घंटे तक उपद्रव किया। पथराव तोड़फोड़ करते हुए दुकानों को लूट लिया गया। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के मोहनगढ़ टोले पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। इस झगड़े के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना ब्रिजमनगंज में ग्राम मिसरोलिया पड़ता है। वहाँ पे एक चकमार्ग है। चकमार्ग के दोनों साइड में एक तरफ राजेश यादव सनाब गोमती प्रसाद का और दूसरी तरफ हरिहर सनाब सुभद्रा राधिका, इन लोगों का खेत है जिसको कब्जेदारी को लेकर विवाद है। उसमें कल राजस्व टीम नायब तहसीलदार फरीदा के नेतृत्व में गई थी। राजस्व टीम के द्वारा नाप करके आने के बाद फिर उसी कब्जेदारी को लेकर, चूंकि ये लोग नाप से संतुष्ट नहीं हुए, इन लोगों में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में मारपीट हुई और जिसमें ये प्रथम पक्ष के राजेश, अरविंद और रामविलास, इन लोगों को चोटें आई हैं। इनके द्वारा इस विषय में जो तहरीर दी गई उसके आधार पर थाना ब्रिजमनगंज में क्राइम नंबर 98/22 धारा 147, 148, 323, 504 का पंजीकृत किया गया है। 14 लोगों के खिलाफ तहरीर है। सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और प्रॉपर कार्रवाई। यूपी के चित्रकूट स्थित चित्रा गोकुलपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें घायल हुए पूर्व प्रधान की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं मृतक के परिजनों ने शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार में स्वयंसेवी संगठन करप्शन फ्री इंडिया व सर्व सम्मान की ओर से नई दिल्ली के सौजन्य से विशाल चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ SP सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी व SP देहात BB चौरसिया ने दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक प्रवीण भारतीय व सर्व सम्मान संगठन के डॉक्टर मनोज कुमार दुबे उपस्थित रहे। शिविर में आंख, दांत, आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ आदि के द्वारा बंदियों की ECG, शुगर व BP की जांच की गई। 2 रिफ्रैक्शन मशीनों द्वारा महिला व पुरुष बंदियों की आंखों की नजर की जांच कर मौके पर ही निःशुल्क चश्मे व दवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस मौके पर शिविर में 800 बंदियों की आंख, शुगर, ECG व BP की जांच की गई। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर किंजल सिंह, जेलर धीरज कुमार, डिप्टी जेलर हरेंद्र राठी, कृष्णा कुमारी व अन्य स्टाफ का सहयोग रहा। बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री BB चौरसिया के द्वारा किया गया। इस शिविर का आयोजन करप्शन फ्री इंडिया व सर्व सम्मान नई दिल्ली नामक स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा किया गया था, जिसमें
आई केयर हॉस्पिटल नोएडा व अन्य चिकित्सकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शिविर में बंदियों की आँखों की, दांतों की, ईसीजी, शुगर, बीपी आदि की जांच की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।